ऐसी रोचक जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। अक्सर लोग शंका करते हैं कि महाभारत मात्र एक कहानी है और यह एक मिथक है। खासकर आज के नए युवा इन ग्रंथों पर विश्वास नहीं रखते। तो आज का हमारा यह वीडियो ऐसे ही लोगों की आंखें खोलने के लिए है जो महाभारत को सिर्फ एक मिथक या मनगढ़ंत कहानी मानते हैं। आज के ग्रंथों को पढ़े बिना अपनी सुनी सुनाई राय लोगों के सामने रखते हैं, क्योंकि उन्होंने महाभारत को सिर्फ टीवी पर देखा है। लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि यह कोई टीवी पर देखने वाली चीज नहीं है, ना कोई उन्हें टीवी पर दिखा सकता है। हाँ, टीवी पर आप नाटक अवश्य देख सकते हैं जो सिर्फ आपके टाइम पास के लिए बेहतर है, लेकिन यदि आपको सत्य समझना है और ईश्वर की कृपा को महसूस करना है तो आपको इन्हें खुद से पढ़ना होगा और महसूस करना होगा। महाभारत केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि अतीत में घटी एक घटना का विस्तृत विवरण है। अगर हम आगे शोध करें तो महाभारत को साबित करने के लिए पर्याप्त पुरातात्विक और वैज्ञानिक प्रमाण है। आज हम आपको महाभारत से जुड़े 15 ऐसे तार्किक प्रमाणों के बारे में बताने वाले हैं जो महाभारत को सिद्ध करते हैं। तो चलिए शुरू करते। महाभारत खुद बताती है कि यह एक सत्य है। जी हाँ, महाभारत खुद इस बात की पुष्टि करता है कि यह जो घटना है यह सत्य है, इतिहास है। यह इस बात से साफ होता है कि इतिहासकारों द्वारा और भी कई ग्रंथ और महत्वपूर्ण किताबें खोजी गई हैं, लेकिन सभी किताबों पर इनकी शैली स्पष्ट रूप से लिखी गई है। लेखक हमेशा से किताब की शैली का विवरण ऊपर ही दिया करते हैं। इसी तरह से महाभारत के ऊपर यह साफ कर दिया गया है कि यह कोई कहानी या कविता नहीं, यह सत्य घटना और एक इतिहास है। यदि लेखक का इरादा कोई कविता या कल्पना का काम लिखने का होता तो इसे महाकाव्य या कथा कहता। जी हाँ, ये तो हुई पहली बात। अब आते हैं दूसरे नंबर पर। आदि पर्व अध्याय 62 में उल्लेख है कि भारत वंश के अभिलेख महाभारत में दर्ज हैं। चलिए एक बार मान लेते हैं कि यह एक कल्पना है, लेकिन कल्पना करने के लिए किसी वंश के 5 से 10 राजाओं के नाम पर्याप्त होने चाहिए। लेकिन जब आप महाभारत कालीन इतिहास को पढ़ते हैं तो आप उसमें भारत वंश के राजाओं की पूरी सूची पाते हैं। अर्थात यह बात काफी तर्क संगत मानी जाती है कि यदि महाभारत कोई काव्य होता या महाकाव्य होता तो इसमें सिर्फ कुछ ही राजाओं की कुछ ही पीढ़ियों के नाम होते। लेकिन महाभारत एक इतिहास है, इसलिए इसमें पूरी सूची जारी की गई है। बात करते हैं तीसरे नंबर पर, और वह है महाभारत में मौजूद कलयुग का वर्णन। जो युग आज चल रहा है इसके बारे में महाभारत में पूरा ज्ञान दिया गया है। श्री कृष्ण ने जो कुछ भी कहा उससे आजकल की परिस्थितियां मेल खाती हैं। और आपको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि महाभारत हजारों साल पहले लिखा गया था, इसलिए यदि यह कोई उपन्यास होता इसमें आज की परिस्थितियों से मिलान खाने वाली इतनी ज्यादा परिस्थितियां बनती ही नहीं, क्योंकि महाभारत से और आज के युग में कई समानताएं देखी जा सकती हैं। चौथे नंबर पर आते हैं, और वह है गुजरात के तट पर मिले द्वारिका के सबूत जो बताते हैं कि महाभारत एक सत्य घटना थी। इसके विषय में मैं आपको एक विस्तृत वीडियो भी दे चुका हूं। मित्रों, गुजरात के तटवर्ती इलाकों से जो सबूत मिलते हैं वह द्वारिका को सही सिद्ध करते हैं। कई तरह के वैज्ञानिकों द्वारा शोध किए गए और विश्व स्तर के पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने इन सबूतों को सही ठहराया और द्वारिका को सत्य होने की बात बताई। अब आते हैं 5वें नंबर पर, और वह है कि महाभारत ही इस बात की पुष्टि करता है कि श्री कृष्ण द्वारा बसाया गया शहर समुद्र में डूब गया। ग्रंथ के 7वें अध्याय के 40वें श्लोक में यह बात साफ बताई गई है कि धन और अनाज से समृद्ध द्वारका शहर समुद्र में लुप्त हो गया। 6ठे नंबर पर आते हैं, और वह है भारत के कई क्षेत्रों, खासकर भारत के उत्तर भारत में 35 से अधिक स्थलों से पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं जो महाभारत में वर्णित प्राचीन शहरों के रूप में उनकी पुष्टि करते हैं। इन स्थलों से तांबे के बर्तन, लोहा, मुहरे, सोने और चांदी के आभूषण मिले हैं। अब आते हैं 7वें नंबर पर, और वह है रामायण और महाभारत में दर्ज राजवंश। समझने वाली बात यह है कि रामायण और महाभारत में जो विभिन्न राजाओं और उनके राजवंश बताए गए हैं वह एक दूसरे से मेल खाते हैं। समझने वाली बात यह है कि यदि यह सत्य घटना नहीं होती तो क्या इन दोनों में किसी भी प्रकार की समानता मिलती। 8वें नंबर की बात करते हैं, जब यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज ने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य श्री कृष्ण के वंश में 138वें राजा थे। आपको यकीन करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसका मतलब है कि श्री कृष्ण पिछले युग में मौजूद थे और महाभारत वास्तव में हुआ था। अब आते हैं 9वें नंबर पर, और वह है कि महाभारत में वर्णित और दर्शाए हुए स्थान आज भी मौजूद हैं। जितनी भी जगह महाभारत में बताई गई हैं उन सभी को वास्तविक स्थानों के रूप में आज भी जाना जा सकता है, जैसे कि हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, द्वारिका, बरनावा आदि। अब आते हैं 10वें नंबर पर, और वह है राजा भरत जो कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र हैं। उनके नाम पर इंडिया का नाम भारत पड़ा। आखिर पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जिसका
नाम उपन्यास के नायक के नाम पर रखा जाएगा। आप खुद ही सोचिए, ऐसा कोई देश है क्या जिसका नाम किसी उपन्यास या कहानी के नाम पर रखा गया हो। अब आते हैं 11वें नंबर पर। यूरोपीय विद्वानों के द्वारा 1500 ईसा पूर्व के बाद खानाबदोश आर्य जनजातियों को भारत में लाया गया, ऐसा यूरोपीय विद्वानों का मानना है। अंग्रेजों ने हमें बेवकूफ समझ रखा है कि आप जो बोलेंगे वो हम सही मान लेंगे। आखिर ये आर्य जो खुद बाहर से आए, ये लोग कैसे संस्कृत भाषा का निर्माण कर सकते थे? कैसे अचानक से इतना ज्ञान प्राप्त कर सकते थे? 700 ईसा पूर्व से पहले इन सभी ग्रंथों को आखिर वो कैसे लिख सकते थे? यह सभी का सवाल खुद एक जवाब है। 12वें नंबर पर आते हैं। जरा विचार कीजिए कि यह कहना कितना हास्यास्पद है कि ये ग्रंथ अपनी काव्यात्मक प्रकृति के कारण काल्पनिक है, यानी कि आपको कुछ और नहीं मिला तो आप इस तरह के तर्क देंगे। प्राचीन काल की बात करें तो यहाँ तक कि गणितीय सूत्र को भी काव्यात्मक रूप में लिखने का रिवाज था, तो क्या वह भी काल्पनिक हो गए? आते हैं 13वें नंबर पर। हमारे पुराणों और ग्रंथों में गुप्त, मौर्य और इंडो ग्रीक राजवंश भी दर्ज है। यह राजवंश केवल इसलिए स्वीकार किए जाते हैं क्योंकि इन्हें ग्रीक इतिहासकारों ने भी दर्ज किया है। तो फिर उन राजवंशों के बारे में क्या जो यूनानी इतिहासकारों से पहले मौजूद थे? बात करते हैं 14वें नंबर पर। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया कि दुनिया की प्राचीन संस्कृति मोहनजोदाड़ो एक विस्फोट से नष्ट हुई थी। इस बात के उन्हें कई सबूत मिले कि यहाँ प्राचीन काल में बड़ा धमाका हुआ। हमारे ग्रंथों में इनका उल्लेख प्राचीन काल से है। अब आप ही सोचिए, अब उस समय परमाणु ऊर्जा या बॉम्ब नहीं थे तो इतनी सटीकता से विस्फोट का वर्णन कैसे किया जा सकता है? हमारे ग्रंथों में जो धमाके बताए गए वो पूरी तरह परमाणु बॉम्ब के धमाके से मेल खाते हैं। अब वीडियो के अंत में आते हैं और बात करते हैं 15वें नंबर पर। आधुनिक परमाणु बम के आविष्कारक रॉबर्ट ओपेनहाइमर से जब यह सवाल पूछा गया कि क्या यह पृथ्वी पर पहला परमाणु बम विस्फोट है, तो ओपेनहाइमर का यह उत्तर था कि यह पहला परमाणु बम विस्फोट नहीं है। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि प्राचीन भारत में परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया जा चुका है। ओपेनहाइमर का मानना है कि महाभारत एक परमाणु युद्ध था। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर